कक्षा 11 बायो। आज का टॉपिक है ब्लड ग्रुप, रुधिर वर्ग। रुधिर वर्ग खोजने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब कभी चोट लग जाती या सर्जरी होती है, ऑपरेशन होते हैं, उस समय खून की अधिक मात्रा निकल जाने के कारण रोगी की मृत्यु होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसके देखा कि अगर रैंडम किसी को ब्लड चढ़ा दिया जाए तो वो ब्लड क्लॉट कर जाता है या एगुलेशन हो जाता है, आश्लेषण हो जाता है। इसलिए उस ब्लड ग्रुप की खोज वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1902 में की। कार्ल लैंडस्टीनर के अनुसार रुधिर वर्ग, मनुष्य के रुधिर में दो प्रकार के एंटीजन होते हैं, दो प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं और वो प्रोटीन एंटीजन कहलाती है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो इस आधार पर उनके रुधिर वर्ग की खोज करने के लिए 1923 में कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और कार्ल लैंडस्टीनर के अनुसार एंटीजन विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स कोशिका कला पर दो प्रकार के एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। अब देखिए, रुधिर वर्ग वे मनुष्य जिनके रुधिर में एंटीजन ए पाया जाता है उसके रुधिर वर्ग ए नाम दिया गया। जिन मनुष्यों के रुधिर में एंटीजन ए होता है उन मनुष्यों के रुधिर को रुधिर वर्ग ए नाम दिया गया। वे मनुष्य जिनमें एंटीजन बी होता है उनका रुधिर वर्ग बी होता है। वे मनुष्य जिनमें रुधिर वर्ग एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाते हैं उसको रुधिर वर्ग का नाम ए बी कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया। इसी प्रकार वे व्यक्ति जिनमें कोई एंटीजन नहीं होता तो उसके रुधिर वर्ग को ओ उन्होंने नाम दिया। अब एंटीजन और एंटीबॉडीज, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी मीन्स होता है प्रतिरक्षी और एंटीजन में प्रतिजन के आधार पर भी रुधिर वर्गों को अलग अलग बांटा गया। अब रुधिर वर्ग ए में ए एंटीजन जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है और इसमें एंटीबॉडीज स्मॉल बी होता है। रुधिर वर्ग बी में एंटीजन बी लेकिन एंटीबॉडीज जो है ए होता है। रुधिर वर्ग ए बी में ए तथा बी दोनों एंटीजन होते हैं लेकिन इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता। रुधिर वर्ग ए ओ में कोई एंटीजन नहीं होता और इसमें दोनों प्रकार के एंटीबॉडी ए तथा बी होते हैं। और इनका भी किस तरह से कि रुधिर वर्ग में अगर हम एंटी सीरम ए और एंटी सीरम बी, एंटीजन ए और बी रुधिर का सीरम ले लें है तो बाजार में मिलते हैं रुधिर वर्ग के ये सीरम और उनमें अगर हम देखते हैं तो इनमें रुधिर में ट्रीट कर देते हैं तो इसके सीरम के आधार पर जैसे इनका निर्धारण रुधिर वर्गों को कैसे करते हैं कि दो सीरम बाजार से मिलते हैं, वो सीरम की छोटी छोटी शीशियां होती हैं, उनको हम ले लेते हैं। तो अब उनके ए रुधिर वर्ग के व्यक्तियों में अगर हम एंटी सीरम ए डालते हैं, रुधिर वर्ग ए एंटी सीरम अगर रुधिर वर्ग ए में डाल देते हैं और अगर उसका रुधिर आश्लेषित नहीं होता, मतलब गुच्छित नहीं होता या कोगुलेट नहीं होता
या ऑसिलेशन नहीं होता तो हम समझ लेते हैं कि इसका रुधिर वर्ग कौन सा है, बी। और अगर उसी में हम बी सीरम डाल दें और आश्लेषित हो जाता है तो रुधिर वर्ग, भाई दोनों अलग अलग सीरम लिया, एंटी सीरम ए और एंटी सीरम बी। अब इनके एक एक ड्रॉप इनके एंटी सीरम के इसके रुधिर वर्ग एक स्लाइड में ले लेते हैं, स्लाइड में एक बूंद खून की डाल देते हैं और इन दोनों को ट्रीट करते हैं, एंटी सीरम ए और एंटी सीरम बी। तो हम देखते हैं कि जिसमें एंटी सीरम ए डाला उसका रुधिर अगर आश्लेषित नहीं होता और एंटी सीरम बी से आश्लेषित हो जाता है तो उसका रुधिर वर्ग क्या होगा, ए। और इसी तरह से अगर एंटी सीरम से रुधिर आश्लेषित हो जाता है और बी में आश्लेषित नहीं होता तो हम उसको रुधिर वर्ग बी दे देते हैं कि उसका रुधिर वर्ग बी निर्धारित हो जाता है। अब जब एंटी सीरम ए और बी दोनों जिनमें ट्रीट करते हैं, अगर उनका रुधिर आश्लेषित नहीं होता है तो रुधिर ए बी वर्ग उसको निर्धारण हो जाता है। इसी तरह से अगर इस एंटी सीरम ए और बी दोनों ट्रीट कर देते हैं तो उसमें रुधिर आश्लेषित हो जाता है, ए ग्रुप, ए एंटी सीरम से भी और बी एंटी सीरम से भी। तो ऐसे रुधिर वर्गों को क्या कहेंगे, रुधिर वर्ग ओ, इसका निर्धारण कर। इस प्रकार से रुधिर वर्गों का निर्धारण हम करते हैं। जैसे कि अगर किसी मनुष्य का रुधिर वर्ग ए है, भाई पहले तो हमको ज्ञात नहीं होता, लेकिन एंटी सीरम से हमें वो निर्धारण, ये सारे रुधिर वर्ग का पता चल जाता है। अब अगर किसी व्यक्ति की चोट लग जाती है, अब चोट लग जाने के बाद कैसे हम ये पता लगाते हैं कि कौन सा रुधिर इसको डोनेट किया जाए, मतलब रक्ताधान या रुधिर ट्रांसप्लांट किया जाए, कौन सा रुधिर इसको डोनेट किया जाए, इसका निर्धारण इसी एंटी सीरम से लगा लेते हैं। अब उसी आधार पर, जैसे कि अब एक साधारण सा एक रेखा चित्र है मैंने बना दिया है कि जैसे रुधिर वर्ग, ये डोनर अगर ए रुधिर वर्ग का है, डोनर ए रुधिर वर्ग का है तो इसे ए रुधिर वर्ग वाले ही रिसेप्टर या ग्राही को रुधिर दिया, ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को ही रुधिर ए रुधिर वर्ग का दिया जा सकता है। इसी प्रकार अगर दाता या डोनर बी रुधिर वर्ग का है तो इसे बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को ही रुधिर दिया जा सकता है। इसी तरह से ए बी, अगर रुधिर डोनर ए बी का है तो इसे ए बी रुधिर वर्ग वाले को दिया जा सकता है। और रुधिर वर्ग ओ है तो ये रुधिर वर्ग ओ को सभी रुधिर वर्ग ए बी तथा ओ सभी को दिया जा सकता है। इसलिए रुधिर वर्ग को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, रुधिर वर्ग ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और ए बी रुधिर वर्ग है तो इसमें ए का भी रुधिर इसमें दिया जा सकता है, रुधिर वर्ग बी का भी दिया जा सकता है, ए बी का भी दिया जा सकता है और ओ का दिया है। इसलिए ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं। क्यों कहा जाता है कि इसमें उस तरह के एंटीबॉडीज जो हैं वो, जैसा कि हमने यहाँ आपको बताया कि एंटीबॉडीज वो इनमें देखिए, इसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं, इसमें कोई एंटीजन नहीं है, दोनों एंटीबॉडीज हैं। इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर और ए बी वर्ग का रुधिर यूनिवर्सल रिसेप्टर कहलाता है या यूनिवर्सल ग्राही कहलाता है। इस प्रकार रुधिर वर्गों को दिया जा सकता है। बात आपको समझ में आ गई। अब क्या है कि रुधिर बैंक क्या है, ब्लड बैंक।
देखिए, तमाम जब किसी व्यक्ति की चोट लगती है या ऑपरेशन होता है, अधिक रुधिर निकल जाता है, तो अधिक रुधिर निकल जाने के कारण उसको रुधिर की आवश्यकता होती है। और तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े नर्सिंग होमों में, बड़े बड़े ट्रॉमा सेंटरों में ऐसे ही रुधिर कलेक्ट करने के लिए, एकत्र करने के लिए ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। और ये ब्लड बैंक इमरजेंसी में उन व्यक्तियों को, जिनको ज़रूरतमंद है, जिनको खून की आवश्यकता है, उनको रुधिर आधान करने की, उनके पास इमरजेंसी में रुधिर एकत्र रहता है और वहाँ से रुधिर मिल जाता है। अब इसमें सोडियम नाइट्रेट जो रुधिर देने वाले हैं, डोनर्स होते हैं, तब हम अपना ब्लड डोनेट करते हैं या रुधिर का दान करते हैं, तो उनके रुधिर वर्गों का परीक्षण कर लिया जाता है। कैसे? ऐसे ही रुधिर वर्गों का निर्धारण कर लिया जाता है, जैसा कि हमने अभी बताया आप लोगों को। तो इस तरह से रुधिर वर्गों का निर्धारण करने के पश्चात उसमें क्या होता है कि उनके रुधिर में सोडियम साइट्रेट मिलाकर एक सीलबंद बोतल, सोडियम सिट्रेट मिलाकर एक सीलबंद बोतल में रख देते हैं। और उनको उसके पहले रोगी का भी परीक्षण हो जाता है कि किसी तरह से के एड्स या हेपेटाइटिस या अन्य किसी प्रकार का रोग तो नहीं है, जैसे एड्स रोग है, हेपेटाइटिस है, या कोई संक्रामक रोग तो नहीं है जो उसके ब्लड उसका संक्रमित हो। इन सब का परीक्षण करने के पश्चात उसका ब्लड ले करके उसमें सोडियम सिट्रेट मिलाने के बाद उसके पॉली बैग में या बोतलों में उसमें सीलबंद करके रख दिया जाता है। एक व्यक्ति को 600 ml रुधिर, मतलब एक जो व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, तो लगभग 600 ml रुधिर डोनेट कर सकता है। इससे डोनेट करने में उसको किसी भी प्रकार की कोई थोड़ी समय के लिए कमजोरी महसूस होती है, लेकिन बाद में वो सब बहुत तेजी से रिकवर हो जाता है। इस प्रकार वो एक व्यक्ति दे सकता है। इसी तरह से उसके प्लाज्मा को सुखा करके रख लिया जाता है। तो इस तरह से ये डोनेट कर देते हैं। इसके बाद आ जाता है रुधिर वर्ग में एक RH एंटीजन होता है। RH एंटीजन जो है लैंडस्टीनर तथा वीनर ने इसी तरह से RH एंटीजन RH एंटीजन की खोज की। यह उन्होंने क्या किया, सन 1940 में रहीसस बंदर के रुधिर पर एक अन्य प्रकार के एंटीजन को देखा। जब उनके बंदर के रुधिर को अवलोकन किया, देखा, तो उसमें देखा कि ये जो एंटीजन हमने अभी लिखा है आपको कि AB और एंटीबॉडीज और AB एंटीजन ना हो करके एक नया एंटीजन RH एंटीजन पाया गया। तो उन्होंने देखा कि इस प्रकार के एंटीजन का पता, जिससे राइसस बंदर के प्रतिजन या एंटीजन में RH फैक्टर पाया गया, जिससे गिनी पिग के शरीर में बंदरों के रुधिर में इसको इंजेक्ट किया गया, जिससे शरीर के अंदर में रुधिर के प्रति एंटीबॉडीज बनती हैं। इस प्रकार के एंटीबॉडीज के सीरम को मनुष्य के रुधिर में टेस्ट करने पर पता लगा कि इससे 85% मनुष्यों का रुधिर जो है क्या हो जाता है, आश्लेषित हो जाता है। मतलब अगर उनके रुधिर में इसको हम ट्रीट करते हैं RH फैक्टर को,
तो वो रुधिर कैसा हो जाता है, ये गुच्छित हो जाता है, गुच्छित, रुधिर गुच्छित हो जाता है। और इस तरह से कितने परसेंट, 85% व्यक्तियों में ये रुधिर इसका ऑसिलेशन हो जाता है या कोगुलेट कर जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने ये देखा। तो ऑसिलेशन होने के बाद इसे RH एंटीजन की उपस्थिति कहा गया और इस प्रकार के व्यक्तियों को RH सहित या RH पॉजिटिव नाम दिया गया। क्या दिया गया, RH पॉजिटिव या RH फैक्टर पॉजिटिव नाम दिया गया। और इनमें जिन व्यक्तियों में नहीं होता उनमें ऑसिलेशन नहीं होता। तो ऐसे माता पिता, जैसे RH फैक्टर वाले माता पिता में देखा गया कि जेनोटाइप आर माता और पिता, तो माता में तो पिता के इधर आर और स्मॉल आर और स्मॉल आर, दो तरह के जीनोटाइप्स मिले। तो माता में RH फैक्टर के जीनोटाइप्स स्मॉल आर और पिता में कैपिटल RR रखे गए। तो ये माता में स्मॉल आर, तो यहाँ पर R और R और R, तो ये माता के जीनोटाइप और पिता के जीनोटाइप R और इस प्रकार इनमें वंशागति होती है। जीनोटाइप माता के स्मॉल आर और पिता के R और R। अब इसमें तो उसकी जो संतानें होती हैं तो ये इस तरह की, एक स्मॉल आर, एक ही कैसे ये संकर संतान होगी और जो उसकी पुत्रियां होंगी वो सभी RR फैक्टर की इस तरह से इसकी वंशागति इसमें इस प्रकार होती है। तो ये RH फैक्टर की वंशागत के लिए इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। दैट्स ऑल।